हमने आपको एक्सरसाइज 1.3 करवाई थी। अब इसके आगे कुछ परिभाषाएं फिर देखेंगे और कुछ ग्राफ बनाने हैं, उनके बारे में समझना है। तो पहला जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको वेन आरेख, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होते हैं? समुच्चयों के बीच अधिकांश शब्दों को आरेख द्वारा निरूपित किया जाता है, जिन्हें वेन डायग्राम कहते हैं। समझ रहे हो? समुच्चय के बीच अधिकांश संबंधों को, कहने का मतलब समुच्चयों के जो संबंध होते हैं उनको हम जिस आरेख से निरूपित करते हैं उसी आरेख को हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। ये मैंने लिखा भी है, समुच्चय के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा, या यूं कहते हैं कि जिन आरेखों द्वारा निरूपित किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? या जिन ना लगाओ तो यहाँ आरेखों द्वारा निरूपित किया जाता है, जिन्हें वेन डायग्राम कहते हैं। अब वेन इन आरेखों को आयत और बंद वक्र समानतः वृत्त होते हैं। ये आरेख क्या होते हैं? या यूं कहते हैं ये आरेखों को आयत और बंद वक्र समानतः वृत्त होते हैं। जो ये आरेख होते हैं, इन आरेखों को आयत और बंद वक्र समानतः वृत्त होते हैं। मतलब जो समुच्चय का हम आरेख बनाते हैं वो समानतः क्या? आयत होगा उसमें, और बंद वक्र मतलब वृत्त होता है। अब इसके बाद इसको सबसे पहले 19वीं सदी में जॉन वेन, अंग्रेजी तर्कशास्त्री थे, जॉन वेन ने इसका विकास किया। किस सदी में? 19वीं सदी। जॉन वेन 19वीं सदी में इसका विकास किया। किस सन में? 1834 से 1883 के बीच इन्होंने सबसे पहले वेन आरेख के द्वारा समुच्चयों में संबंध के बारे में बताया। इसलिए जॉन वेन इसके जन्मदाता रहे और इन्हीं के नाम पर इसे वेन डायग्राम रखा गया। इसका नाम वेन डायग्राम क्यों रखा गया? क्योंकि सबसे पहले किसने अध्ययन किया? जॉन वेन ने। और जॉन वेन ने इसको अपने नाम पर ही क्या कहा? वेन डायग्राम का। और किस सन में किया? 1834 से 1883 ईस्वी में किया। तो कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है कि वेन आरेख का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया या विकास किसने किया? तो सर्वप्रथम विकास किया किसने? जॉन वेन ने। जॉन वेन के नाम पर ही इसे क्या कहा गया? वेन आरेख कहा गया। और किस सन में? 1834 से 1883 ईस्वी में इन्होंने इसका विकास किया। तो आइए, समष्टि समुच्चय का आरेख क्या होता है? समष्टि समुच्चय, या इसको हम क्या कहते हैं? सर्वात्रिक समुच्चय। मैंने आपको बताया था समष्टि समुच्चय के बारे में, इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसको हम किसके द्वारा निरूपित करते हैं? आयत। इसका ग्राफ किससे बनेगा? आयत। ठीक है, इसका ग्राफ किससे? समष्टि समुच्चय को यू से डिनोट करते हैं। इसका ग्राफ किससे बनेगा? आयत में। जैसे हमें कोई कहे समष्टि समुच्चय का ग्राफ बनाइए, तो समष्टि समुच्चय का ग्राफ क्या होगा? एक आयत होगा। अब समुच्चय यानी समष्टि समुच्चय के उप समुच्चयों को, समष्टि समुच्चय के उप समुच्चयों को किससे निरूपित करते हैं? उप समुच्चयों को हम जितने भी समष्टि समुच्चय के उप समुच्चय होंगे इस तरह से एक आयत खींचेंगे। जैसे मान लो इसके समष्टि समुच्चय के उप समुच्चय ए हो गया, और बी भी उप समुच्चय है, सी भी है। तो हम मान लो बी है तो इसको इसके अंदर रखेंगे। ये ए है, ये बी है, ये यू है। समझ पाए? समष्टि समुच्चय के उप समुच्चयों को इस आयत के अंदर रखेंगे। जहां भी आयत, समष्टि समुच्चय ग्राफ किससे दिखाते हैं? आयत से। और उसके उप समुच्चयों को किससे? वृत्त से। समझ पाए? वृत्त से डिनोट करते हैं। इसके बाद मैं एक उदाहरण लेता हूं। जैसे मान लो एक समष्टि समुच्चय में ये ले लेता हूं 1 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने क्या लिया? एक उदाहरण। अब अगर
ए बराबर ले लेता हूं 1 2 3 और बी बराबर ले लेता हूं 5 6 7। अब देखो इस दशा में ए का कोई भी अवयव बी से मैच नहीं कर रहा है, मगर ये इसके उप समुच्चय होंगे। मैंने आपको बताया था कि समष्टि समुच्चय दो या दो से अधिक समुच्चयों का उप समुच्चय होगा। सॉरी, दो या दो से अधिक समुच्चय इस समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं, ये उनका क्या कहलाता है? समष्टि समुच्चय। तो अब इसके देखो, इसके सारे अवयव इसमें हैं मगर ये कॉमन नहीं, तो इनका जैसे हम ग्राफ बनाएंगे, जैसे आपसे कोई कहे इनको ग्राफ बनाओ तो पहले आप क्या खींचोगे? समष्टि समुच्चय। ध्यान दीजिएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब देखो हमको लिखना क्या है? ए में कौन कौन है? 1 2 3। ये कब की कंडीशन? ये कंडीशन वो है जब ए और बी का कोई भी अवयव कॉमन ना हो, तब ऐसे बनेंगे 5 6 7। ठीक है। अब इसमें देखो यू में कौन कौन से थे? 1 2 3 तो मैंने यहां रख दिया, 4 नहीं है, 4 बाहर लिख दिया, 5 इसके अंदर आ गया, 6 इसके अंदर आ गया, 7 इसके अंदर आ गया, 8 9 10। ये हमारा ये हो गया। अब जैसे हमसे कोई ये ग्राफ बना के हमें दे दे और कहे यू लिखो, तो हम यू जानते हो कैसे लिखते हैं? यहां शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा यू हो जाता है। मगर अब समुच्चय ए कितना होगा? 1 2 3। समुच्चय ए का क्षेत्र ये, अभी का ये, तो ये हो गया। ये कब कंडीशन है? ये उस समय की कंडीशन है जब ए तथा बी का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, उभयनिष्ठ न हो। ठीक है, जब ए तथा बी का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो तब हम ये करेंगे। अब दूसरी दशा ये है कि जब ए और बी के कुछ अवयव उभयनिष्ठ हो, जैसे मैं ये दूसरे समुच्चय बनाता हूं, इसके ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर हो 4 3 4 5 6। ठीक है। अब इसका आयत कैसे बनाएंगे इन तीनों का? तो ये एक आयत, ठीक है, ए। अब देखो इसके कुछ अवयव उभयनिष्ठ हैं, 3 4 कॉमन है, 3 4 कॉमन है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे एक दूसरे को काटते हुए। अब 3 4 को यहां लिखते हैं, जहां पे बीच के स्थान पे 3 4 को लिखते हैं। ठीक है, बीच के स्थान पे किसको लिखेंगे? 3 4 को। अब देखो 3 4 समुच्चय ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यू हो गया, तो ए में क्या लिखेंगे? 1 2, ए के अवयव क्या है? 1 2 3 4। तो देखो 1 2 3 4 ये ए में भी है, पूरे ए में भी है। अब देखो बी को लिखते हैं तो 3 4, देखो बी में भी देखो 3 4 5 6, ये बी के भी हो गए। अब यू के बचे, यू के जो बचे हुए वो लिख दो, तो 1 2 3 4 5 6 तक तो यहाँ है, 7 8 9 10 कहीं भी कर, 6 7 8 9 10। देखो अब यू के सब हैं इसमें कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए के क्या होंगे? अगर हमसे कोई कहे कि इसमें ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर क्या होगा? 1 2 3 4। कोई कहे कि बी बराबर क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे? 3 4 5 6। समझ पाए? और यू बराबर क्या है तो सबको लिख देना है। अब ये दशा कौन सी है? ये दशा तब की है जब ए और बी के कुछ अवयव उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ होंगे तो ऐसे बने, अगर उभयनिष्ठ नहीं होंगे तो जैसा पहले बनाए थे वैसा बने, ये बना। अब इसके बाद जब ए के सभी अवयव बी के, मतलब ए बी का उप समुच्चय है, देखें। अब जैसे ए बराबर इतना है, बी बराबर क्या हो? 1 2 3 4 5 6, ऐसा हो। तो अब देखो ए के सभी अवयव बी के हैं, मतलब इसमें क्या हुआ? ए के सभी अवयव बी के हैं, तो इसको मैं ये यू लिखूंगा, ये मेरा समष्टि समुच्चय हो गया, समष्टि समुच्चय यू। अब इसका कैसे बनेगा? ए के सारे अवयव बी में है, तो देखो ए बी के अंदर है, ए बी के अंदर है कि नहीं? यहां तक ये ए हो जाएगा, तो मैं इसमें दो बोले इस तरह से अंदर, ये वाला ए अंदर होगा
और ये बी बाहर है। हमारा ए ये होगा, अब बी ये होगा, ठीक है। तो इसमें देखो बी की वैल्यू पहले हम ए की लिखेंगे 1 2 3 4। अब ये बी के भी हैं, ए के सारे और बी के भी हैं, क्योंकि बी के अंदर है कि नहीं है। अब इसके बाद बचा कौन कौन, 5 6, ये मैंने लिख दिया। अब यू के कौन कौन से बचे, 7 8 9 10। तो ये उस दशा में है। ये कब ऐसा बनेगा, जब ए सबसेट बी हो, ठीक है। अगर बी सबसेट हो तो बी नीचे हो जाएगा, ए ऊपर हो जाएगा। तो आप ये बना पाएंगे, वेन डायग्राम समझ गए। इस तरह से अगर 3 हो जाए, कभी कभी 3 होंगे। अब जैसे यहां मान लो ये 7 8 9 और सी बराबर होगा 10, 5 ये होगा। तो अब देखो इनमें भी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिनमें क्या कॉमन हो, कोई कॉमन नहीं, कोई वैल्यूज नहीं है, तो सभी का अलग अलग बनेगा। ऐसे ए बी सी, इसमें क्या हो गया 1 2 3 4, इसमें क्या हो गया 7 8 9, इसमें क्या हो गया 10 5। अब इसमें क्या करेंगे, ये सी है ये बी है। अब बचे कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, बस हो गए सारे। तो ये तब 3 जब बनाओगे तो इसी तरह अलग अलग बनेंगे। अगर कॉमन होंगे तो कॉमन का ये हो गया हमारा समष्टि समुच्चय। ये कॉमन में तीनों में अगर कुछ कॉमन होगा तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं समुच्चयों का संघ अथवा सम्मिलन। तो इतना समझ गए। अब आगे देखिए, समुच्चयों का समुच्चयों का संघ अथवा सम्मिलन। ठीक है, ये अब ये क्या होता है, ए व बी का सम्मिलन अथवा क्या संघ। सम्मिलन ए व बी का सम्मिलन वह समुच्चय है, वह समुच्चय है जिसमें, वह समुच्चय है जिसमें ए व बी के सभी अवयवों को सम्मिलित किया जाता है। ए व बी के सभी अवयवों को सम्मिलित, या यूं कह दो ए व बी के सभी अवयवों को, फिर से समझिए, ए व बी का सम्मिलन वह समुच्चय होता है, या ये लिखें ए व बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए व बी के, ए व बी के सभी अवयव उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसे ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं, इसे ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं, इसे ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं। और इसे पढ़ते क्या हैं? तथा इसे ए यूनियन बी पढ़ते हैं।
ए यूनियन बी पढ़ते हैं। फिर से समझिए, ए व बी, मैंने क्या कहा, समुच्चयों का संघ अथवा सम्मिलन। सम्मिलन क्या होता है? ए व बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए व बी के सभी अवयव उपस्थित होते हैं। ए के भी हों और बी के भी हों तो उसे हम क्या कहते हैं? ए यूनियन बी। मैंने पहले ही बता दिया कि ए व बी का सम्मिलन क्या कहलाता है। ये जो साइन होता है ये सम्मिलन का साइन है। इसको हिंदी में संघ या सम्मिलन बोलते हैं, इंग्लिश में यूनियन पढ़ते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? संघ या सम्मिलन, ठीक है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनियन। इंग्लिश में इसी को क्या कहेंगे? यूनियन। तो इसमें ध्यान देंगे, जैसे कोई पूछे कि ए यूनियन बी क्या है, तो आप बताएंगे ए व बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए व बी के सभी अवयव उपस्थित होते हैं। इसे ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे ए यूनियन बी पढ़ते हैं। आइए अब इसकी प्रतीकात्मक भाषा ही पहले देख लेते हैं। प्रतीकात्मक भाषा, प्रतीकात्मक भाषा तो इसकी होती है x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी बराबर होता है x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अभी मैं इसका मतलब समझाऊंगा। प्रतीकात्मक भाषा आप ये समझ लो बस। अभी मैं इसका मतलब कि ये यहाँ पे और क्यों आया, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे, एक एग्जाम्पल में लिखता हूँ। एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, जैसे a बराबर क्या हो 1 2 3 4 और b बराबर क्या हो 3 4 5 7 8 मान लीजिए, या मैं ऐसा लिख देता 3 4 5 7 8 ऐसे लिख देता। अब इसका यूनियन निकालना हो, इसका यूनियन निकालना हो तो मैं यहां क्या करूंगा? ए यूनियन बी लिखूंगा और यहां लिखूंगा 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5 7 8 ये है। अब इसमें मैंने परिभाषा क्या बताई कि ए व बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए व बी के सभी अवयवों को, जिसमें क्या ए व बी के सभी अवयव होते हैं या शामिल कर लेते हैं। तो हम इनको क्या करेंगे? दोनों के सभी अवयवों को शामिल कर लेंगे। अच्छा एक बात और, जो उभयनिष्ठ हो तो उसको एक ही बार लिखेंगे। जैसे इसमें 1 2 नहीं है, हमने 1 2 नोट किया, 3 4, अब 3 4 इसमें भी तो दोबारा नहीं नोट करेंगे। फिर क्या लिखेंगे? 5 7 8। इनको सबको एक में कर लेंगे। जो दोबारा मान लो 2 बार आ गए हैं, जैसे यहाँ भी 3 4 है, यहाँ भी 3 4 है, तो उनको 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, मगर उतारेंगे सब उसी में। तो इसको अब देखो, मैंने अभी प्रतीकात्मक भाषा बताई कि ए एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन। इसका मतलब ये है कि एक्स अगर ए यूनियन बी का अवयव है तो वो, अब उसमें संभावना क्या हो रही है? वो या तो एक्स या तो ए का होगा या बी का होगा, या फिर वो किसका होगा? दोनों का होगा। समझ पाए? अब जैसे हम आपसे ये कह दें, आपको मैं ये समुच्चय ना दूं, यूनियन बस दे दें, इतना बस आपको दिखा दूं। मैं आपसे कहूं कि 1 जो है ए यूनियन बी का अवयव है, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 ए यूनियन बी का अवयव है तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे, मैं कहता हूं कि ये बताओ ए का होगा कि बी का होगा, तो आप उसमें श्योर नहीं होंगे। आप ये कहेंगे सर इसमें दोनों समुच्चयों के अवयवों को शामिल किया जाता है, दोनों को रख लिया जाता है, तो हम इसमें एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि ये ए का है या बी का है। तो हम ये कह सकते हैं कि या तो ए का होगा या बी का होगा, इसलिए यहाँ पे और आया है। समझ पाए? जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि एक्स ए यूनियन बी का अवयव है, तो अब मैं जानता हूं कि जो ए यूनियन बी का जो अवयव होगा, तो जब यूनियन हम निकालते हैं तो हम क्या करे थे? हम इसके भी अवयव शामिल कर लिए। जब इन दोनों को शामिल कर लिए तो अब हमको ये नहीं पता है कि ए समुच्चय क्या है, बी समुच्चय है, तो हम जानते हैं कि जब दोनों के अवयवों को रखा गया है तो या तो वो किसका होगा? ए का होगा या फिर बी का होगा या तो फिर वो दोनों का होगा, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। तो इसकी प्रतीकात्मक भाषा ये होती है। ठीक है, जब आर आए, जब हमें कोई चीज ये मिल जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी। अगर ए ऐसे लिखा हो तो हम उसको ये लिख सकते हैं।
ठीक है, एक एग्जाम्पल में और लेता हूं, इसी से बिलोंग करता हुआ। अगर एक समुच्चय क्या हो 2 4 6 और बी क्या हो 1 3 5 7। अब मैं आपसे कहूं ए यूनियन बी बताओ, ए यूनियन बी बताओ, तो आप क्या कहोगे? सर इसको भी पूरे रख लो 2 4 6, और आप कहोगे सर जी इसके भी पूरे लिख लो, तो 1 यहाँ 1 2 3 सॉरी 2 नहीं 2 तो नोट कर चुके 3 5 7। तो आप ये कहोगे कि इनको हम व्यवस्थित करके 1 3 5 7, या आप क्रम से लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गई। फिर से समझिए, हम क्या निकालने जा रहे हैं? ए और बी का यूनियन। तो ए हमारा है क्या 2 4 6, यहां यूनियन का साइन लगा है, ये 1 3 5। कोई मैच तो कर नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? यूनियन कैसे निकलेगा? यूनियन कैसे निकलेगा? जब ए इस वाले समुच्चय के पूरे हो गए इसी में रखते हैं, इस वाले के भी पूरे इसी में रख देते हैं, यूनियन मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 1 2, या पहले इसके उतार लो 2 4 6, अब इसके उतार लो 1 3 5 7। मतलब दो समुच्चयों को एक ही में रखना सम्मिलन कहलाता है। तो अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर दें 1 2 3 4 5 6 7, ये यूनियन हो गया। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अब मैं इसको हटा दूं, यहां से हटा दूं, आप मैं कहूं कि 2 ए यूनियन बी का अवयव है, तो बताओ वो ए का होगा कि बी का होगा? तो आप अनुमान लगाओगे कि इसमें हम, अब ये नहीं पता है, दिख नहीं रहे क्या है, तो आप अनुमान लगाओगे कि ये निश्चित नहीं है, क्योंकि इसमें सम्मिलन में क्या होता है कि दोनों के अवयव को रखा जा सकता है। तो जब हमको ये नहीं पता होंगे तो हम अनुमान लगाएंगे कि या तो ये दो होगा, या तो बी में रहा होगा, या तो फिर वो दोनों में रहा होगा। इसलिए यहाँ पे क्या आता है? और आता है। अब जैसे आपसे कोई कह दे कि x बिलोंग्स टू P यूनियन Q, तो आप इसको क्या लिखो? x बिलोंग्स टू P और x बिलोंग्स टू Q। अगर आपसे कोई ये कह दे x बिलोंग्स टू M और x बिलोंग्स टू तो आप इसको क्या लिखोगे? अगर यहाँ R लगा है तो आप ऐसे x बिलोंग्स टू पहले क्या लिखोगे? M, फिर और की जगह पे क्या आएगा? यूनियन M। अगर और लगा हो तो यूनियन आता है, अगर और लगा होता है तो यू आता है। तो आज इस क्लास में इतना। अगले वीडियो एक मैं और क्वेश्चन कर देता हूँ, एक होमवर्क आपको देता हूँ। आप होमवर्क ए यूनियन बी निकालेंगे, होमवर्क में ए यूनियन बी निकालेंगे और उसको बॉक्स में आंसर जरूर भेजेंगे, और वीडियो को पूरा देखा करो। ए बराबर 3 4 या मान लो 3 5 7 9 ये है। अब बी बराबर 6 8 10। अब ये हो, इनका मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यूनियन बी क्या होगा? यूनियन बी क्या? उसका उत्तर देना भाई कमेंट बॉक्स में जरूर। अब ये हो, इनका मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यूनियन बी क्या होगा? यूनियन बी क्या? उसका उत्तर देना भाई कमेंट बॉक्स में जरूर। अब ये हो, इनका मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यूनियन बी क्या होगा?